तो हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक सिंपल सवाल लिखा गया है, कुछ फ्यूजन में रिलीज एनर्जी जो है उसको लेकर। ये देखिए, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है कहीं पर बाय फ्यूजन ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन मतलब 1d2 जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है, उसके दो न्यूक्लियस लीजिए और एक दूसरे से मिला दीजिए। मिला के क्या बनेगा, 1d2 प्लस 1d2, ये फ्यूजन हो गया इनका दोनों न्यूक्लियस का। उससे बना 2He4। हाँ सही है। और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 4 MeV। ठीक, अब ये एक फ्यूजन रिएक्शन है, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं हम एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक, अब एनर्जी का प्रोडक्शन तो तब करोगे ना, पहले न्यूट्रॉन तो हो तुम्हारे पास। अब न्यूट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, तो आपको ये बताया कि जो नेचुरल वाटर होता है, जैसे नॉर्मल हम लोग पानी जो है कहीं भी टंकी से लेते हैं तो वो क्या है, वो नेचुरल वाटर है, तो हम मानते हैं ये H2O होगा, H2O। ठीक, अब ये बताया गया कि जो नेचुरल वाटर का कोई भी सैंपल हम कहीं पे उठाएंगे तो उसमें कुछ अमाउंट में हैवी वाटर भी होगा, यानी D2O। सही, कितना होगा, 10⁻⁻2% बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी नेचुरल वाटर के सैंपल में जो होंगे उनमें से 10⁻⁻2% मतलब 0.01% क्या होगा, D2O। जो जितने मॉलिक्यूल हैं उनका 0.01% क्या होगा, D2O, और बाकी 99.99% क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। सही, तो वहाँ से आप नेचुरल वाटर से क्या करोगे, जो भी उसमें D2O है वो निकालोगे, उस D2O में जो D हैं वो निकाल के उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन करोगे, तब ये एनर्जी मिलेगी। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन लिखी है ये मैंने अपने मन से लिख दी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये रियल लाइफ में भी ऐसी कोई फ्यूजन रिएक्शन हो। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसे फ्यूजन रिएक्शन कुछ हो सकती है, 1d2 प्लस 1d2 से बना 2He3 प्लस 0N1 प्लस एनर्जी। ठीक, तो मैंने अपने मन से एक रिएक्शन लिख दी है, इसकी एक्चुअल में कि ऐसी रिएक्शन होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी, नहीं 4 नहीं होगी, 3 होगी, हम ये सब की बात नहीं कर रहे। ठीक, मान लीजिए ऐसा होगा। अब हमें एक आ गया कि मान लो किसी ने मुझे 1 किलोग्राम नेचुरल वाटर दे दिया। अब 1 किलोग्राम नेचुरल वाटर जो है उसमें हम सेलेक्ट ढूंढेंगे कि वहाँ उसमें हैवी वाटर कहाँ कहाँ पे है, तो वो हैवी वाटर निकालेंगे। उस हैवी वाटर में जो D हैं उनके न्यूक्लियसों का फ्यूजन कराएंगे, तब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो 1 किलोग्राम नेचुरल वाटर से कितनी टोटल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ये बताना। तो कुछ न्यूक्लियस को लेकर कैलकुलेशन नहीं है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखनी है उसको लेकर एनर्जी कैलकुलेशन करनी हो, नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन दे दी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब इसका यूज़ करके और ये देखना है कि हम टोटल कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं 1 किलोग्राम नेचुरल वाटर से। तो एक बार क्लास रोकिए, सवाल लिखिए और फिर जवाब निकालने की कोशिश करिए। अच्छा, चलो देखते हैं। तो हमारे पास 1 किलोग्राम नेचुरल वाटर है। अब इसमें वैसे तो मोटे तौर पे H2O ही होगा, लेकिन हमने कहा भाई ऐसा है इसमें 99.99% तो क्या है, H2O, और D2O कितना है, 0.01% बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब इसमें जो हैवी वाटर है वो निकालना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। ठीक, तो पहले मैं ये पता करता हूँ कि अगर हम 1 किलोग्राम नेचुरल वाटर लेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। अगर सब्सटेंस का मास दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, पहले मास अपान मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो हम कहते हैं ये काम करें। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास मिक्सचर है इसका मोलर मास क्या होगा, देखो H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल, और D2O इसका होता है 20 ग्राम पर मोल। अब ये 18 ग्राम पर मोल और ये 20 ग्राम पर मोल, तो ऐसे केस में इस सैंपल का जो इफेक्टिव M0 है वो क्या होगा। अरे यार, ज़्यादातर तो H2O है, लगभग सारा H2O ही है। तो अगर तुम 18 और 20 वाली चीज़ों को मिलाओगे और 20 वाली चीज़ बहुत ज़रा सी डालोगे, सारी की सारी तो 18 वाली चीज़ डाल दी, तो ऑन एन एवरेज तो 18 ही हो गया ना। तो M0 इफेक्टिव क्या हो गया इसका, 18 ग्राम पर मोल। चलो भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है कि 1 किलोग्राम हमारे पास वाटर है, तो इसमें
मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे ये 1000 ग्राम हो गया, उसको 18 से डिवाइड कर दो, ये तो हो गए मोल्स, और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हो गए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो मिल गए, इसका 99.99% हाइड्रोजन H2O है और बाकी D2O है। तो हमें क्या करना है, हमें D2O के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो ये जो नंबर है इसका 0.01% कर दो, बिल्कुल कर देंगे। 1000/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.01/100, ये लो भाई, ये हो गए D2O मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ध्यान दो, हमें ये पता करना है कि इतने D2O मॉलिक्यूलों से एनर्जी कितनी मिलेगी। अच्छा, तुम देखो एक D2O मॉलिक्यूल में 2D होंगे, 2D एटम, तो समझो 2D के न्यूक्लियस हो गए। 2D के न्यूक्लियस मिलेंगे तो उससे 4 MeV एनर्जी रिलीज होगी। मतलब एक D2O मॉलिक्यूल में 2D एटम यानी कि 2D न्यूक्लियस, और 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से हमको 4 MeV एनर्जी मिलेगी। तो मैंने कहा पर एक D2O मॉलिक्यूल से हमको 4 MeV एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर इतने D2O मॉलिक्यूल हैं तो इनसे कितनी एनर्जी मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.01/100। काम करता हूँ, इसको मिला के लिख देता हूँ मैं यहीं पे ही। इसको एक काम करते हैं, 6/18, ये लगभग 1/3 हो जाएगा। वैसे तो नहीं कर सकते बट लेकिन हमने कहा चलो हम मोटे तौर पर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, या ऐसे ही रहने दो। चलो अभी 6.022/18 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा 26, और उसमें से 4 हटाओगे तो 10 की पावर बचेगा 22, ठीक, सॉरी 10 की पावर 22। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर मॉलिक्यूल जो है वो 4 MeV एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, इंटू 4 MeV। अब हम एनर्जी आमतौर पर जैसे इतनी एनर्जी प्रोडक्शन है तो हम कहेंगे यार ये तो MeV में बहुत बड़ी है, तो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -30 जूल। MeV है ना, MeV को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो इतने जूल एनर्जी मिलेगी, ये हमारा आंसर है। अब इसमें तुम कैलकुलेशन करने के लिए अपना जैसे चाहो कर लो कैलकुलेशन, थोड़ा सिंपल बनाना है अगर आपको, तो ये 6 मान लो, इसको 6/18 ये हो जाएगा 1/3, इधर हो जाएगा 6.4/3, तो 6.4/3 लगभग 2.1 हो जाएगा, तो 2.13 ये लगभग 2.13 इंटू 10 की पावर 9 जूल हो जाएगा। मोटे तौर पर कुछ कैलकुलेशन करना चाहें, इसको 6 मान लो, 6/3, ये 6.4/3, 6.4/3 मतलब 2.13, ठीक, इतने जूल एनर्जी आ गई। तो एक बार क्लास रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पर फिशन के द्वारा, न्यूक्लियर फिशन के द्वारा एनर्जी के प्रोडक्शन को लेकर एक सिंपल सा सवाल देख रहे हैं। कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर वो जहाँ पर यूरेनियम का फिशन करते हैं और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उस एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक। रिएक्टर की पी मतलब पावर 500 मेगावाट है, वाट तो समझते हैं जूल पर सेकेंड, मेगावाट, मेगा मतलब 10⁶। तो रिएक्टर जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहा है वो 500 मेगावाट है। समझ लीजिए, जब कहा जाए रिएक्टर की पावर 500 मेगावाट है, इसका मतलब रिएक्टर जो पावर का प्रोडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन कर रहा है, वो 500 मेगावाट है। अब रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है वो कैसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय फिशन ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, तो यूरेनियम 235 का फिशन कराएंगे, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन चल रहा है। अब एक फिशन रिएक्शन में 200 MeV एनर्जी मिलती है। एक यूरेनियम का न्यूक्लियस अगर फिशन होगा तो उससे 200 MeV एनर्जी मिलेगी, ठीक। आपसे ये पूछा कि मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड टू रन रिएक्टर फॉर 1 ईयर।
अगर इस रिएक्टर को 1 साल तक चलाना है तो कितना यूरेनियम चाहिए होगा, ये यूरेनियम कितना चाहिए होगा। आपको एक और जानकारी दी है, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्टर इज 25% फॉर कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्या मतलब भाई, जैसे यूरेनियम का फिशन होगा तो यूरेनियम का फिशन होगा तो उससे इतनी एनर्जी मिलेगी। अब ये तो न्यूक्लियर एनर्जी मिली है आपको, अब ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, इसका मात्र 25% ही एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। समझे कि जैसे एक फिशन हुआ तो 200 MeV एनर्जी निकली तो वो न्यूक्लियर एनर्जी निकली। अब उससे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन करोगे तो 25% ही काम आ पाएगी, तो 200 MeV का 25% मतलब 50 MeV ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। सही है, तो अब आपको ये मास निकालना है, रिएक्टर को 1 साल तक चलाने के लिए कितना मास चाहिए होगा। ठीक, किसका, यूरेनियम का। तो एक बार क्लास को रोक के सवाल लिखिए, फिर उसके बाद इसका जवाब निकालने की कोशिश करिए। अच्छा चलो ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास जो रिएक्टर है उसकी इलेक्ट्रिक पावर दी हुई है 500 मेगावाट। मेगावाट का मतलब हो गया 500 × 10⁻6 वाट। ठीक, अब आपने कहा यार ऐसा है, हमको 1 साल तक ये रिएक्टर चलाना है, तो 1 साल का मतलब होता है 365 दिन, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 सेकंड। तो इतना सेकंड तक आपको जो है वो रिएक्टर चलाना है। 365 इंटू ये कितना होता है, ठीक है, 86,400। सही है, तो आप इसको लिख सकते हैं, टाइम जो है 365 और एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, तो पूरे 365 दिन में इतने सेकंड हो गए। अब इतने टाइम तक अगर रिएक्टर चलेगा तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी चाहिए होगी, पावर इनटू टाइम। अब ये बहुत बेसिक बात है, पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। अगर तुम्हें इतनी पावर इतने टाइम तक प्रोड्यूस करनी है तो टोटल एनर्जी जो है वो ऐसे मिलेगी। ये हो गई 5 × 10⁸, ये तो पावर हुई, और ये हो गया 365 × 86400, ये हो गया जूल। एनर्जी जो है वो यहाँ वाट और यहाँ सेकंड, तो ये होती है जूल पर सेकंड। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड कट जाएगा, जूल बच जाएगा। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया यहाँ पर। ठीक, 5 × 3.65 × 8.64 × 10 की पावर, हाँ जी कितना हुआ, 8 8 और 2 10, 10 और 4 14 × 10 की पावर 14 जूल। लीजिए, टोटल इतनी एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। ये देख लीजिए, टाइम सॉरी पावर इंटू टाइम, पावर ये देखो 5 × 10 की पावर 8 लिख लिया, और टाइम वो रहा, इसको आपने 5 × 3.65 × 8.64 किया, 4 जीरो यहाँ 2 यहाँ पे, तो 6 और 8 14। अब ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन इतना करना है, तो न्यूक्लियर एनर्जी तो तुम्हें इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो कितनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा ऐसा है, जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी उसका मात्र 25% ही तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा, तो न्यूक्लियर एनर्जी का 25% जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे में अगर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको पता है तो न्यूक्लियर एनर्जी कितनी आपको जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए डेल्टा ई इलेक्ट मल्टीप्लाइड बाई ये 1/4 हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, डेल्टा इलेक्ट इंटू 4, देख लो, दिस अपॉन 4 बराबर डेल्टा ई इलेक्ट, तो डेल्टा ई न्यूक्लियर बराबर डेल्टा ई इलेक्ट इंटू 4। अब क्या करें, अब भाई मेरे डेल्टा ई इलेक्ट ये रहा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसको 4 से 20 हो जाएगा, 20 का एक जीरो यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15, और 2 × 3.65 हो जाएगा 7.3, तो 7.3 × 8.64 × 10 की पावर 15 जूल। ये हमारा जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। इतनी न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होगी, देख लीजिए,
4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20 का एक जीरो यहाँ चढ़ गया तो 15 और 2 रह गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.3 आ गया। अब हमने कहा भाई ऐसा है, ये न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये यूरेनियम 235 के फिशन से आ रही है। तो एक फिशन से 200 MeV एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी फ्रॉम वन फिशन, एक फिशन से एनर्जी जो मिलेगी ई वो होगी 200 MeV, यानी कि 200 इंटू 10⁻⁶, तो हो गया m के लिए, और या इसको सीधे सीधे MeV को जूल में ऐसे लिख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ये हम पहले से जानते हैं। तो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻11 जूल। लीजिए 3.2 इंटू 10⁻11 जूल। अब हमने कहा भाई ऐसा है, हमारे पास अब यहाँ पर नंबर ऑफ फिशन, कितना फिशन कराना पड़ेगा, अरे फिशन कितना कराना पड़ेगा, टोटल जितनी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी है डिवाइडेड बाई एक फिशन में एनर्जी। टोटल एनर्जी इतनी प्रोड्यूस करनी है, एक फिशन से तुमको इतनी एनर्जी मिलती है, तो टोटल नंबर ऑफ फिशन ऐसी तो मिलेगा, टोटल जितनी एनर्जी है डिवाइड बाई एक फिशन में एनर्जी। ठीक, डिवाइड कर दीजिए तो 7.3 इंटू 8.64 डिवाइडेड बाई इंटू 8.64 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10⁻26। अच्छा भाई मेरे एक बात बताओ, एक फिशन में एक ही तो यूरेनियम 235 खत्म होगा भाई, एक फिशन मतलब यूरेनियम 235 का फिशन हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ यूरेनियम 235 कितना होगा, एटम्स कह लो, न्यूक्लियस कह लो, ठीक है, यही हो गया। इसको आप लिख लीजिए, यही सेम 7.3 इंटू 8.64 इंटू 10⁻26 अपान 3.2। अब इसका मास कितना हुआ वो चेक करो। तो मास ऑफ यूरेनियम क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूरेनियम, अरे यार सिंपल सी बात है, जितने एटम है इसको एक काम करो, पहले तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, ये देखिए अपान 3.2 और एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23, इससे तो कर दिया डिवाइड। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल का मास कितना होगा 235 ग्राम, तो इतने मोल हैं तो इसको 235 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब ये ग्राम में है, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहीं पर ही आप इसको 235 ग्राम ना लिख के 0.235 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो किलोग्राम बन जाता, ठीक। तो वो 0.235 अगर कर दोगे तो, और ये चला गया इधर 1000 हो गया, 235 इंटू दिस अपान दिस, तो 235। अब ये वैल्यू मैं निकाल के बता देता हूँ अभी, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, देखते हैं। 235 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 8.64 डिवाइडेड बाई 3.2 और डिवाइडेड बाई 6.022, ये आ गया 769, तो लगभग 769 या 770 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक साल तक अगर ये रिएक्टर चलाना है तो आपको 769 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। देख लीजिए, आपने टोटल एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी चाहिए होगी, तो न्यूक्लियर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक फिशन से इतनी एनर्जी मिलती है तो कितने फिशन कराने पड़ेंगे। अच्छा, एक फिशन में एक यूरेनियम का न्यूक्लियस खत्म होगा, समझो एक एटम खत्म होगा, तो यूरेनियम के 200 यूरेनियम के कितने एटम खत्म होंगे, अरे जितने फिशन हुए उतने यूरेनियम के एटम खत्म हो गए। उनका मास वो हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि किसी मटेरियल के अगर एटम पता है तो पहले जो है वो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल लो, और मोल को उसके बाद जो है उसके जो भी मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो मास मिल जाएगा सैंपल का। तो एक बार क्लास को रोक लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ये देखिए, ये रेडियो एक्टिविटी डिस्कस हो रही है। हम लोग दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट जो है उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। सैकड़ों एलिमेंट होता है जिनके बारे में आपने पढ़ा होता है या देखा होता है किताबों में लिखा हुआ। अब एलिमेंट जो भी होते हैं तो उनको अगर हम उनका कोई सैंपल लें और उसको कहीं पर रखें, फिर उस सैंपल को लंबे समय के ऊपर ऑब्जर्व करें, तो बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उनकी जो आइडेंटिटी आज है हमेशा वही आइडेंटिटी मेंटेन करेंगे, ठीक। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो आइडेंटिटी आज है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उनकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। जैसे कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप होते हैं दो, एक 6C12 और एक 6C14, ठीक है, 6C12 और 6C14। 6C12 जो है वो तो नॉर्मल कार्बन है। ये क्या है कि इसका कोई सैंपल लेके आज कहीं रख देंगे आप, फिर आएंगे खूब लंबे समय के बाद 2, 4, 5, 6 साल के बाद आए तो आप क्या देखेंगे, उस सैंपल में जितने कार्बन के एटम या न्यूक्लियस थे उतने ही आपको तब भी मिलेंगे, जितने आज हैं 10,000 साल भी बाद भी उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी जो फॉर्म है, जो भी आइडेंटिटी है, वो हमेशा वही अपने मेंटेन रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टेबल हैं। अच्छा, कुछ होते हैं 6C14 जैसे, उनका क्या होता है, जैसे 6C14 है उसका एक सैंपल लीजिए, आप रख दीजिए यहाँ पे, फिर आप घूम फिर के आइए लंबे समय के बाद आइए तो आप क्या पाएंगे, 6C14 में से बहुत सारा C14 ऐसा है जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी ही बदल लेगा। अच्छा, तो जो एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। हमने कुछ नहीं किया, अपने आप जो 6C14 है उसने अपने न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंज किया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या को बदला और अपना नाम बदल लिया, अपने आप को वो कार्बन की जगह क्या बना लिया, नाइट्रोजन बना लिया। तो ऐसे एलिमेंट जो ऐसे चेंजेस अपने अंदर करते हैं, खुद ही कर लेते हैं, हम कुछ नहीं कहते, तो उनको कहते हैं ये अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। अच्छा, तो हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात करना चाहते हैं। हम ये तो एक एग्जाम्पल है C14 का, ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। तो मैंने बताया कि बहुत सारे एलिमेंट दुनिया में ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल यानी रेडियो एक्टिव होते हैं। ये अपने न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी संख्या को अपने आप बदलते हैं। स्पॉन्टेनियस चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ये अपने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को अपने आप बदलते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया कि जो चेंज खुद हो रहा है, हम जबरदस्ती कुछ नहीं करा रहे हैं, अपने आप ये चेंज ये न्यूक्लियस अपने साथ कर रहा है, स्पॉन्टेनियस चेंज, ठीक। अच्छा, और जब वो अपने अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को बदलता है तो एक नया एलिमेंट बनता है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर ये बताया कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को बदला जाता है तो न्यूक्लियस जो चेंजेस अपने अंदर करता है उसको लेकर हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस चल रहा है। रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, तो उनके नाम हम कुछ ऐसे लेते हैं, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, अलग अलग प्रकार के चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक। और जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल है, जो अपने अंदर ये स्पॉन्टेनियस चेंज लाएगा, तो चेंज होने से पहले जो न्यूक्लियस है, जो एलिमेंट है, वो पेरेंट, और चेंज होने के बाद जो नया एलिमेंट बनता है वो डॉटर कहलाता है, ठीक है। चाहे आप न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहे हैं तो पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, चाहे पेरेंट एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट, कुछ कह लो। अच्छा जी, तो मैंने कहा भी सही है, बात समझ में आती है। अब हम ये जो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस हैं इनके बारे में समझना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि बताया, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन डिके प्रोसेस को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा डिके, ठीक। हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसके अंदर खूब सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं। अब वो क्या करता है, अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल 4 लोग, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल 4 लोग, इनको बांधता है।
तो जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बांधोगे तो बनेगा हीलियम का न्यूक्लियस। उस हीलियम के न्यूक्लियस को बाहर फेंक देता है अपने से। अब उसने ऐसा क्यों किया उस समय कोई मतलब नहीं, बस ये कि एलिमेंट ने अपने आप अपने अंदर ये काम किया, मैंने जबरदस्ती कुछ नहीं किया, वो उसने खुद किया। ठीक, तो जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के यानी हीलियम का न्यूक्लियस बना के बाहर फेंकता है, तो हम पहली बात तो ये कहते हैं कि जो हीलियम का न्यूक्लियस बाहर फेंका है तो उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल को बाहर फेंका है। अच्छा, और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है इसको कहते हैं अल्फा डिके। ठीक, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। ये देखिए, ये अनस्टेबल एलिमेंट था X, इसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। इसने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाहर फेंक दिए अपने से, तो जब 2 प्रोटॉन बाहर का देगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी टोटल 4 न्यूक्लियन बाहर फेंकेगा तो इसका जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा, तो मास नंबर A से घट के हो गया A-4। अब जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ही बदल जाएगी तो अब ये एलिमेंट का नाम वो पहले वाला नाम X नहीं रहेगा, कुछ और नाम हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी बदल जाएगी। अब इसका नाम हो गया Y। अल्फा पार्टिकल बाहर फेंका यानी हीलियम का न्यूक्लियस बाहर फेंका, वो लिख दिया 2He4, लिख दिया ये हीलियम का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल जिसको कहते हैं। और ये एक रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही होगी, तो हमने वो एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको लिख दिया डेल्टा E। अच्छा, अब हम ये रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, X से बना Y और साथ में अल्फा पार्टिकल प्लस डेल्टा E। X अनस्टेबल एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, Y हो सकता है स्टेबल हो सकता है अनस्टेबल हो। क्या मतलब? अरे भाई कोई अनस्टेबल एलिमेंट है, उसने अपने अंदर कुछ चेंज किया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर फेंक दिए तो नया एलिमेंट बना। ये नया एलिमेंट हो सकता है ये स्टेबल हो, अगर ये स्टेबल है तो ये हमेशा ये जो फॉर्म है इसको मेंटेन करेगा, अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये भी अपने अंदर चेंजेस करेगा, फिर Y से कुछ Z बनेगा, कुछ W बनेगा। हमें उसकी बात नहीं करनी है अभी कि Y का क्या हो रहा है, हम तो X की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि यार ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई, क्यों ना ये कैलकुलेट किया जाए और फिर ये देखा जाए कि इस एनर्जी का होगा क्या। चलो पहले एनर्जी तो कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी कैलकुलेशन के लिए पहले आपने देखा कि यार ये सिस्टम में मास में कमी कितनी हो रही है, डिक्रीज इन मास। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास में कमी होती है वही तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पहले ये तो पता करो मास कितना कम हुआ, तो डिक्रीज इन मास डेल्टा M, पहले वाला मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाद वाला मास ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले वाला मास यानी X के न्यूक्लियस का मास, बाद वाला मास यानी Y के न्यूक्लियस का मास, और हीलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल का मास। अब ये सब न्यूक्लियस के मास हैं। हो सकता है ऐसा हो कि हम लोग जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं हमें न्यूक्लियस के मास नहीं दे रखे हो, हमें एटॉमिक मासेस दे रखे हो, एटम्स के मासेस दे रखे हो, तो क्या करोगे? न्यूक्लियस के मास जो हैं उनको एटम के मास के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे? बहुत सिंपल होता है, न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास। देखो X के न्यूक्लियस का मास अगर लिखना है तो उसके लिए X के एटम का मास, उसमें से X में जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, X का जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, तो X के एटम में Z इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Z इलेक्ट्रॉनों के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया। एटम के मास में से इलेक्ट्रॉनों का मास घटा दिया तो न्यूक्लियस का मास ही बच जाएगा। ऐसे Y के न्यूक्लियस का मास लिखना है तो Y के एटम का मास में से इलेक्ट्रॉनों का मास घटाओ। अब Y में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Y का एटॉमिक नंबर है Z-2, तो Y के एटम में Z-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Y के एटम में के मास में से Z-2 इलेक्ट्रॉनों के मास को घटाओगे तो Y के न्यूक्लियस का मास बचेगा। ऐसे हीलियम की बात करोगे तो हीलियम के न्यूक्लियस का मास कैसे मिलेगा? हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, हीलियम में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2He4 एटॉमिक नंबर 2, तो हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉनों का मास अगर घटा दोगे तो तुमको अपने आप न्यूक्लियस का मास बच जाएगा। ठीक, ये काम किया हमने। अब ये लिख दिया, स्मॉल m का मतलब न्यूक्लियस के मास है और कैपिटल M का मतलब क्या है, एटम्स के मास। mx, my, mhe ये सब x, y और he हीलियम इन सब के एटॉमिक मासेस हैं। फिर हमने कहा भी ऐसा है मास में कमी डेल्टा M, जब लिखोगे तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि जब ये तुमने रखा तो इलेक्ट्रॉनों के मास के सब टर्म कट जाएंगे। देख लीजिए,
ये माइनस जेड एम ई यहाँ पर है, ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस जेड एम ई यहाँ आएगा, तो वो माइनस वो सब प्लस होके कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 me, ये माइनस 2 me, तो 2 me भी कट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के मास वाले सारे टर्म कट जाएंगे और आपको एटम्स के मासेस को लेकर ऐसे मास में कमी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम मास में कमी निकाल लेते तो न्यूक्लियस के मासेस को लेकर चाहें तो हम कमी ऐसे लिख लें एक्सप्रेशन, या एटम्स के मासेस को लेकर देख लें। ठीक है, पहले वाले न्यूक्लियस बाद वाले न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस ले लो, या पहले वाला एटम बाद वाले एटम के मास का डिफरेंस ले लीजिए, आपको मास में कमी मिल जाएगी। यही मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो एनर्जी यहाँ पे इस रिएक्शन में रिलीज होगी। तो कैसे निकालें, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और अगर ये मास में कमी आपको एएमयू में दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप जानते ही हैं क्या करना है, 931.5 से मल्टीप्लाई करना है और ये एनर्जी आपको सीधे सीधे MeV में मिल जाएगी। चलो आगे बात करते हैं कि ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है, इस एनर्जी का क्या हुआ, ये एनर्जी यहाँ निकली। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। तो ये जो एनर्जी है ये मिलेगी इन लोगों को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम अब ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस एनर्जी में से कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसे मिलेगी और कितनी इसे मिलेगी। फिर मान लो 10 MeV एनर्जी रिलीज हुई तो ये कितनी ले जाएगा और ये कितनी ले जाएगा। उसके लिए हम कुछ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इस एनर्जी का इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये काम आप पहले कर चुके हैं, अभी एक सवाल किया था हमने पहले, उसमें ये था कुछ 100 MeV एनर्जी रिलीज हुई थी, प्रोडक्ट्स में बांटनी थी, तो एक को 300/7 MeV मिली थी, एक को 400/7 मिली थी, क्वेश्चन किया था हमने। अच्छा, सेम वैसे ही काम होना है और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको इन दोनों में बांटना है। तो डेल्टा ई गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमने यहाँ पे सिचुएशन ये दिखाई कि मान लेते हैं जो अनस्टेबल एलिमेंट था ये रेस्ट पे था, अभी एक्स रेस्ट पे था, अल्फा डिके होने से पहले एक्स रुका हुआ था, तो इसका जो मोमेंटम था वो भी 0 था और काइनेटिक एनर्जी वो भी 0 थी। अब इस एक्स में क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस चेंज हुआ, क्या, अल्फा डिके हुआ। बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, तो बाहर से किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, COLM, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो देखिए क्या कहा जाएगा, एक्स से बनेंगे वाई और अल्फा, यस, और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ये कहता है कि अल्फा डिके होने से पहले सिस्टम का मोमेंटम 0 था, तो अल्फा डिके होने के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, 0। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब तुम एक चीज़ देखो, दो लोगों का सिस्टम का नेट मोमेंटम पूरा 0 कैसे हो सकता है। दो लोगों का नेट मोमेंटम 0 तभी हो सकता है जब दोनों के मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हो। एक का मोमेंटम 100 इधर तो दूसरे का 100 इधर, +100 और -100 मिलकर 0, समझे। तो हमने ये बताया कि जब वाई और अल्फा बनेंगे तो वाई और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनके जो मोमेंटम है पी अल्फा और पी वाई उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर। दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन होगी अपोजिट, तभी पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 हो पाएगा। अब आते हैं इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पर। देखो भाई, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। अब अल्फा डिके हुआ तो अल्फा डिके में डेल्टा ई एनर्जी रिलीज हुई, तो वही एनर्जी तो इसमें आएगी, मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इस समय इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, डेल्टा ई। पहले 0 थी, डेल्टा ई कहाँ से हुई, अरे जितनी एनर्जी रिलीज हुई वही घुस गई काइनेटिक एनर्जी बन के, सही। तो मैंने क्या रहता है, इस समय ये दो लोग हैं तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई के बराबर होनी चाहिए, यानी कि वाई की काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम जितना एनर्जी रिलीज हुई उसके बराबर होगा। अब ठीक है, चलो ये हमने एक रिएक्शन यहाँ पे लिख ली, सॉरी एक इक्वेशन लिख ली हमने। अब हमें खैर ये पता करना है कि ये वाई और अल्फा इनको कितनी कितनी एनर्जी मिलेगी। इन दोनों का सम डेल्टा ई हो गया, ठीक है, बट इस डेल्टा ई में से कितना पार्ट इसे और कितना इसे मिलेगा ये पता करना है, ये भी अभी पता चल जाएगा। तो अपने लोग एक सिंपल सा काम उसके लिए कर लेते हैं। जो मोमेंटम का कंजर्वेशन कराया है उससे ये लिखा है पी अल्फा बराबर पी वाई, इसका यूज़ करेंगे। ठीक, देखते हैं कैसे। तो पहले आप एक काम करो, क्लास रोक के इतनी चीज़ नोट कर लो।
फिर जो रह गया थोड़ा सा वो देखते हैं। तो हमने कहा भी ऐसा है, ये के वाई प्लस के अल्फ़ा बराबर डेल्टा ई हमने लिखा था। अब ये डेल्टा ई का कितना पार्ट इसको मिला और कितना इसको मिला ये पता करना है। तो मैंने कहा ऐसा है, हम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। वाई की काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मोमेंटम है पी बराबर एम वी तो काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m भी लिखा जा सकता है। ये यहाँ से v बराबर पी बाई एम उठा के इसमें रख दोगे तो पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। तो आप अगर y की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं, y के मोमेंटम का स्क्वायर अपन 2 टाइम्स मास ऑफ y। अल्फ़ा की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हो तो अल्फ़ा के मोमेंटम का स्क्वायर अपन 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फ़ा। अब y का और अल्फ़ा का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, यस। तो कल को अगर तुम इनका रेशियो ले लो तो रेशियो लेने पर पी वाई और पी अल्फ़ा तो बराबर हैं, तो वो कट जाएंगे, बाई टू कट जाएगा और आपके आ जाएगा एम अल्फ़ा अपान एम वाई। सही है, सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर हैं, रेशियो लेने पर कटेंगे। अब अल्फ़ा का मास और वाई का मास, इसका क्या होगा भाई, ऐसा है कि आपने ये बताया था कि यूँ होता है, ये जेड एक्स ए से बनता है, जेड माइनस 2 वाई ए माइनस 4 प्लस 2He4 ऐसे। हीलियम का न्यूक्लियस और वाई का न्यूक्लियस देखो तो हीलियम के न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो 4 है, वाई का कितना मास नंबर है, A-4। मतलब इसमें 4 न्यूक्लियन है और इसमें A-4 न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन मतलब कौन, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो हम ये कहते हैं भाई और तो कुछ मास के बारे में जानकारी देनी रखी है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसके मास को 4 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, और वाई का मास A-4 न्यूक्लियन है तो A-4 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, तो एक कट गया। और के वाई अपान के अल्फ़ा बराबर 4 अपान A-4 आ गया। अब के वाई और के अल्फ़ा को लेकर मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो इन दोनों का सम डेल्टा ई के बराबर है और दूसरा दोनों का रेशियो 4 अपान A-4। अब मैं इनको सॉल्व कर लूँगा 1 इन 2 को और के अल्फ़ा और के वाई निकाल लूँगा। कैसे, यहाँ से के वाई की वैल्यू 4 के अल्फ़ा अपान A-4 ये यहाँ रख देना, के वाई गायब, के अल्फ़ा मिल जाएगा ये, और के अल्फ़ा उठा के इसमें रख देना तो के वाई आ जाएगा ये। तो अल्फ़ा पार्टिकल और वाई इनकी जो काइनेटिक एनर्जी हैं वो इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ हमने देखी कि अल्फ़ा डिके जब होगा तो कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसका कितना पार्ट जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल को मिलेगा और कितना पार्ट जो है वो डॉटर न्यूक्लियस यानी वाई को मिलेगा। तो एक बार क्लास रोक के इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसे लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिया था, क्लास को रोकें और इसको और नोट करें। फिर हम लोग आगे बात करेंगे बीटा डिके के बारे में। ये तो अल्फ़ा डिके हो गया, बीटा डिके क्या होगा। बीटा डिके ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनमें से किसी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। तो उनको लेकर उसमें कुछ हमारे पास 3 केसेस होते हैं, तो उनको लेकर बात हमें फिर आगे करनी है। तो इसको देख लीजिए, फिर उसे भी देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए।